नमो नमः बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका कीर्ति संस्कृत स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। इन तीनों संधियों में स्वर वर्णों का मेल तो होता है, परंतु किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं पहला संधि, पररूप संधि। पररूप संधि, इसका सूत्र क्या है? एंगी पररूपम। इसका सूत्र क्या है? एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, है ना। इसका सूत्र है एंगी पररूपम। ये सूत्र एंग माने क्या हुआ? एंग एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इस प्रत्याहार में ए और ओ वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ वर्ण आते हैं। तो ये परिभाषा क्या कहती है? ये परिभाषा हमें ये सूत्र बताती है कि अवर्ण में समाप्त होने वाले उपसर्ग, क्या? अवर्ण, अवर्ण में समाप्त होने वाले, क्या होने वाले? उपसर्ग। अवर्ण में समाप्त होने वाले उपसर्ग के पड़े यदि एंग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए और वो भी मैं साथ में लिख देती हूँ तो क्लियर रहेगा। से प्रारंभ होने वाली धातु आए। क्या आए? धातु आए। प्रारंभ होने वाले धातु आए। तो क्या होगा? तो अ तथा ए तथा अ जोड़ ओ के स्थान पर पररूप एक आदेश हो जाता है। सूत्र क्या कहता है? इसको फॉर्मूले के रूप में समझेंगे। अ जोड़ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पररूप में ए ही हो जाएगा। और अ जोड़ ओ होने पर क्या होगा? ओ हो जाएगा। यानी कि इस अ का इस ए में विलीन, ये अ यहाँ का अ इस ए में विलीन हो जाएगा। ठीक है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे एक उदाहरण करके। उदाहरण से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण क्या लेते हैं हम? एक लेते हैं प्रोज और एजते, है ना। अब क्या हो रहा है? संधि के निशान से पहले अवर्ण में समाप्त भी हो रहा है और उसके बाद ए से प्रारंभ होने वाली कोई धातु भी है ना। देखिए प्र हलंत जोड़ और इसमें अ ही है ना छुपा हुआ, प्लस संधि का निशान जोड़ एजते, है ना। तो अ जो है इस ए में विलीन हो जाएगा। और ए वैसे हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? और ए हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? वृद्धि संधि हो जाती है ना, है ना। आई होना चाहिए था। तो ये जो पररूप संधि है यह वृद्धि संधि का अपवाद है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं हो करके कौन सी संधि हो जाएगी? पररूप संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग भी है, इसकी ये कंडीशन है, प्लस उसके संधि के निशान के संधि के बाद ए से प्रारंभ होने वाली कोई धातु भी है। तो यहाँ हो जाएगा प्र जोड़ एजते, है ना। प्र हलंत जोड़ एजते, है ना। यहाँ दोनों के स्थान पर ए ही हो गया तो ये बन जाएगा नया सूत्र प्रेजते, है ना। अ से समाप्त होने वाली यहाँ पे उपसर्ग भी है, इधर ए से प्रारंभ होने वाली धातु भी है, तो दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो गया और रूप बना प्रेजते। ऐसे एक और उदाहरण देखिए। उप जोड़ ओषति, यहाँ अ वर्ण में समाप्त भी हो रहा है, प हलंत जोड़ अ है ना, प्लस ओषति, ओ से प्रारंभ होने वाली कोई
धातु भी है, और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ पररूप हो जाएगा, है ना। तो उ प हलंत जोड़ ओ क्षति, है ना। तो सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, उपोषति, है ना। सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, उपोषति, है ना। आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। अब आप एक होमवर्क भी ले लीजिए। प्र जोड़ पोषति, दूसरा एक और ले लीजिए, उप जोड़ एजते, है ना। इसको घर में करके देखिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए अब हम अगली संधि करते हैं। अगर अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब करते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है, एंग पदांतादति। क्या है, एंग पदांतादति, अर्थात एंग प्रत्याहार। एंग में क्या आएगा, ए और ओ आएगा। ये हमारे कहाँ पर होने चाहिए, पद के अंत में होने चाहिए, ठीक है। पद के अंत में यदि ए और ओ वर्ण होगा और उसके बाद अगर कोई ह्रस्व होगा, है ना, ए जोड़ ओ ह्रस्व ओ होगा तो वहां पर पूर्व रूप हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसके बाद ओ जोड़ ह्रस्व ओ रहेगा तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। और इसमें अ का जो लोप होता है उसकी जगह पे अवग्रह का निशान आता है। किसका निशान आता है, अवग्रह का आता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है ये सूत्र हमें, कि पद के अंत में यदि ए या ओ हो तथा उसके परे अ ह्रस्व अ से अवर्ण हो तो वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है ना। अ जोड़ ए, वैसे देखा जाए तो ये हमारी संधि जो है अयादी संधि का अपवाद है, क्योंकि अ है ना, यहाँ पर ए और ओ है, उसके बाद कोई भी स्वर हो या अच हो तो वहां पर हो जाता है हमारा अयादी संधि। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ह्रस्व अ रहने पर ये कंडीशन हो जाएगी कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी, ए और ओ ही होगी, ठीक है। एक उदाहरण करिए तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हरे जोड़ अव, है ना। अब देखिए, ह र हलंत जोड़ ए आया, उसके बाद अवर्ण से प्रारंभ होने वाले स्वर वर्ण भी आया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ए की जगह पे एकादेश हो जाएगा। किसका एकादेश हो जाएगा, ए का एकादेश हो जाएगा। और संधि को पहचानने के लिए यहाँ अ के बदले में हम अवग्रह भी लगाते हैं। तो हो गया ह, र पर ए की मात्रा और ये अ के बदले अवग्रह और वो, तो क्या बन गया, हरे अब। क्या रूप बना, हरे अब। अब एक और उदाहरण देखिए, विष्णु जोड़ अव। यहाँ ओ पे समाप्त हो रहा है ना शब्द, और अ से प्रारंभ भी हो रहा है। ये दोनों कंडीशन हो रही है यहाँ पर, है ना। देखो सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विष्णु जोड़ ओ है जोड़ अब हो गया, है ना। तो अब अ ओ और अ पर ओ एक आदेश होना चाहिए होगा, है ना। और अ है तो अ के बदले में अवग्रह आ जाएगा। तो विष्णुअव, ये इस संधि की पहचान हुई। अवग्रह से हम पता लगाएंगे कि ये पूर्व रूप संधि है। अब आप लोग कुछ होमवर्क भी ले लीजिए। को जोड़ अपी, है ना। दूसरा ले लीजिए, वृक्षे जोड़ अपी। इनको घर में प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब अगली संधि हम करते हैं, प्रकृति भाव संधि। अगली संधि हमारी कौन सी है, तीसरी संधि हमारी। अगली संधि क्या है, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि का सूत्र क्या है, देखिए, ईदुदेव द्विवचनम प्रगृहम। इसका सूत्र ये क्या है, ईदुदेव द्विवचनम प्रगृहम, है ना। ये इसका सूत्र है।
ईदुदेव द्विवचनम प्रगृहम। अब इसमें क्या कह रहा है, इत यहां पर छुपा हुआ है, इत, उत और इत, अर्थात ये हो गया दीर्घी ई कारांत, दीर्घी ई कारांत, ये हो गया उह, यहाँ उह है, उह कारांत, उह कारांत, और यहाँ है ए कारांत, ए कारांत, ठीक है, यहाँ है ए कारांत। ईदुदेव द्विवचनम प्रगृहम, यहाँ क्या कह रहा है, दीर्घी ई, दीर्घी उ और ए में समाप्त होने वाले द्विवचनांत पदों की, है ना, द्विवचन है ना, तो द्विवचन में जो पद आएंगे द्विवचनांत पदों की क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। और जिन पदों की प्रगृह्य संज्ञा होती है ना, किन पदों की प्रगृह्य संज्ञा होती है, जिनका अंत दीर्घी ई, दीर्घी उ और ए कारांत होती है ना, तो वो प्रगृह्य संज्ञा होती है। और प्रगृह्य संज्ञा होने पर संधि का अभाव हो जाता है, अर्थात प्रकृति भाव संधि में संधि का अभाव होता है। और प्रगृह्य संज्ञा होने पर स्वर उसके बाद कोई स्वर आता है तो उसकी क्या हो जाती है, एक और सूत्र है प्लुत प्रगृह्य, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, हाँ, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। और प्रकृति भाव होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रकृति भाव होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस सूत्र को ऐसे समझ लीजिए आप, दीर्घी ई कारांत, उह कारांत और ए कारांत, ए कारांत, है ना, प्लस कोई स्वर हो, क्या हो, प्लस स्वर, है ना, तो कौन क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगी। क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव संधि हो जाएगा। प्रकृति भाव हो जाएगा, इसका मतलब परिवर्तन, प्रकृति भाव माने परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ प्रकृति भाव का मतलब परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संधि नहीं होगी। यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृति भाव हो जाएगा प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से, और प्रकृति भाव होने पर परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संधि का अभाव होता है। संधि का अभाव, क्या होगा, संधि का अभाव, अभाव होता है, अभाव होता है, संधि का अभाव होता है। अब उदाहरण से देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण क्या है, हड़ी ये तो, हड़ी ये तो है, हड़ी शब्द जो है, हड़ी है ना, हर्षी हड़ी, हड़ी शब्द रूप ई कारांत शब्द रूप का द्विवचनांत पद है ना, तो ये द्विवचनांत पद हो गया और उसके बाद स्वर आ गया, है ना, द्विवचनांत हो गया, तो स्वर भी आया है इसके बाद, तो द्विवचनांत होने के कारण इसकी ईदुदेव द्विवचनम प्रगृहम सूत्र से क्या प्रगृह्य संज्ञा हो गई, और प्रगृह्य संज्ञा के बाद स्वर आया है तो प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से इसका प्रकृति भाव हो गया, है ना, प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण इसका प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव होने के कारण यहाँ पर संधि का अभाव हो गया, और संधि का अभाव होने के कारण ये जैसा है वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे। ह र हलंत जोड़ दीर्घी आ गया, देखिए जोड़ एतो है ना, कोई स्वर है, तो अब दीर्घी आने के कारण द्विवचनांत के कारण यहाँ संधि का अभाव हो गया, तो ये शब्द क्या बनेगा हमारा, हड़ी एतो, ये जैसा है वैसा का वैसा ही बन जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, है ना, एक दो उदाहरण देखने से और अच्छे से आएगा समझ में। एक दूसरी उदाहरण देखिए, विष्णु जोड़ इमो, है ना, यहाँ क्या है, संधि के निशान से पहले बड़ी उह की मात्रा है ना, दीर्घी उ की मात्रा है, बड़ी उ की मात्रा है, और उसका स्वर भी है, तो यहाँ पे ईदुदेव द्विवचनम प्रगृहम से इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, द्विवचनांत पद है, उसके बाद स्वर आया है इसलिए प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से इसकी क्या कहते हैं, प्रकृति भाव संज्ञा हो जाएगी। प्रकृति भाव संज्ञा होने के कारण यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये जैसा है वैसा ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विष्णु इमो, है ना, विष्णु इमो ही शब्द हमारा रह जाएगा।
एक और देखिए, है ना, गंगे जोर अमू, अमू, यहाँ पे एक आरंत शब्द आ गया हमारा, है ना, उसके बाद स्वर आया है। एक आरंत क्या हो गया, ईदुदेव द्विवचनम प्रगृहम से इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, और प्रगृह संज्ञा होने के कारण प्लुत प्रगृह अचि नित्यम सूत्र से इसकी प्रकृति भाव हो गया, और प्रकृति भाव होने का अर्थ है कोई परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होने पर यहाँ संधि का अभाव हो जाएगा, और संधि का अभाव होने पर जो ये जैसा है वैसा का वैसा ही हम इसको लिख देंगे, गंगे अमू, ऐसे ही ऐसे हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अभाव। चलिए आप कुछ होमवर्क ले लीजिए तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। एक लीजिए, कवि जोड़ इच्छता, दूसरा ले लीजिए बालिके, बालिके जोड़ आगच्छतः। इनको घर में करके देखिए, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और खूब मन लगा के बच्चों पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।